हेलो स्टूडेंट्स। अगस्त्या जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था परमाणु एवं अणु चैप्टर के बारे में। उसके पहले हमने देखा था हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस सीरीज में मैं स्वप्निल सनी तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जो आपका तीसरा चैप्टर है वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको यहां पर नाम से पता चल रहा होगा कि हमें तत्वों का क्या करना है, आवर्ती रूप से वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो किस प्रकार से इतिहास में जैसे जैसे तत्व खोजे जाने लगे उसका वर्गीकरण किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे थे जिनका गुणधर्म दूसरे तत्व से मैच करता था। ठीक है कि आप किराने की दुकान पर गए, वहां पर जो साबुन होता है एक जगह रखा होता है, जो खाने की चीजें होती है वह अलग जगह पर रखी होती है। क्यों रखी होती है? ताकि हमें उसे रखने में या फिर उसके मार्केटिंग करने में हमें आसानी हो। तो इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं कि आज तक हमें टोटल 118 तत्वों की जानकारी है। तो कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वह है 118 तत्व। लेकिन क्या ये जो 118 तत्व है क्या सभी एक साथ साइमल्टेनियसली खोजे गए? नहीं, इनकी खोज जो हुई वह धीरे धीरे हुई, विकास क्रम में हुई। तो इस विकास क्रम में जैसे जैसे तत्वों की खोज होने लगी, कुछ वैज्ञानिकों ने इन तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तो इस क्रम में जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था डॉबे राइनर। ठीक है, डॉबे राइनर पहले वैज्ञानिक थे। तो डॉबे राइनर जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने जितने ज्ञात तत्व थे उनके गुण धर्म को मैच करने के लिए, एक जगह देखने के लिए उन्होंने एक ट्रिक नियम निकाला। तो उसे कहा गया डॉबे राइनर का ट्रिक नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रायड रूल ऑफ डॉबे राइनर। तो डॉबे राइनर ने यह कहा कि अगर हम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं, तब पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा वह दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। क्या कहा मैंने? टॉबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है? टॉबेराइनर का त्रिक नियम यह कहता है कि अगर हम तीन तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाएंगे, तब पहला तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का जो औसत आएगा वह दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। जिस कारण से इन तीनों तत्वों का जो गुण धर्म होगा वह क्या होगा? समान होगा। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होंगे? एक दूसरे से मैच करेंगे। तो क्या हो गया? उसका वर्गीकरण हो गया कि इन तीन तत्व क्या हैं? एक जैसे गुणधर्म के समान हैं, तीनों क्या हैं? दोस्त हैं। ठीक है, इस क्रम में डॉबेराइनर ने 9 तत्वों को
क्या किया, ट्रायड रूल पे त्रिक नियम के अनुसार वर्गीकृत किया। तो पहला जो था इसमें वह था लिथियम, लिथियम, दूसरा था सोडियम, और तीसरा था पोटेशियम। ठीक है, तो पहला जो ट्रायड रूल था उसमें कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो मैंने अभी क्या कहा था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो औसत आएगा दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यहां देखते हैं, लिथियम के एक परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 6.9 यूनिट, जो कि लगभग किसके बराबर है, 7 के बराबर है। सोडियम का होता है 23 इकाई। ठीक है, और पोटेशियम का होता है 39 यूनिट, 39 इकाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा दूसरे के बराबर आएगा। तो देखा जाए, तो पहला तत्व हो गया 6.9 प्लस तीसरा तत्व हो गया 39 यूनिट, औसत बटा 2, तो करीब 7 हो गया। 7 प्लस 39 कितना होता है, 46/2। कितना आ गया ये, 23, 23 मैच कर गया ये, किया कि नहीं। अर्थात लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो गुण धर्म हो क्या है, वो समान है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि जो पहला त्रिक था, ट्रियोड था, वो कौन था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है, और तीनों का गुणधर्म क्या है, समान है। चलिए समझ में आया, सब लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो त्रिक था उसमें जो तत्व थे उसमें थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यहां भी क्या होगा, सेम होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत आएगा किसके बराबर होगा, स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, जिस कारण से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या होंगे, तीनों का गुणधर्म समान होगा। ठीक है, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आपसे कभी कभी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पटाखे में हरा रंग किस धातु के कारण या किस तत्व के कारण होता है। ठीक है, पटाखे में हरा रंग किस तत्व के कारण होता है, तो आपको याद रखना है बेरियम। ठीक है, ये जो आपका बेरियम है इसके कारण क्या होता है, पटाखे में हरा रंग होता है, आपका फैक्ट है। इसी प्रकार से पटाखे में लाल रंग किसके कारण होता है, किस तत्व के कारण होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा तत्व है वो, स्ट्रोंशियम। और ये
कई बार बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगर वही पूछा जाए कि पीला रंग पटाखे में किसके कारण होता है, तो वह होता है सोडियम। किसके कारण होता है? सोडियम। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जो आपका त्रिक है, दूसरा त्रिक है, कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और पटाखे में हरा रंग, लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है। क्लियर है? तो ये था डॉबेराइनर का दूसरा त्रिक। इसी प्रकार से डॉबेराइनर का जो तीसरा त्रिक है, थर्ड ट्रियड है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? तो उसमें थे क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें भी सेम चीज लगेगा, सेम फॉर्मूला होगा। क्लोरीन परमाणु का क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आयोडीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान का जो औसत होगा वह किसके बराबर होगा? ब्रोमीन के बराबर होगा। अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है? तीनों का गुणधर्म क्या होगा? समान होगा। आप तो जानते होंगे ये तीनों तत्व किस ग्रुप के हैं पीरियोडिक टेबल में? हैलोजन ग्रुप के हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ठीक है? तो आपका तीसरा त्रिक कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपने यहां पर देखा कितने तत्व हो गए टोटल? एक, तो 3 त्रिक हो गया, तो टोटल कितने तत्व हो गए? 3 गुना 3 हो गए। तो टोटल 9 तत्व का ही क्या किया गया? डॉबेराइनर के द्वारा वर्गीकरण किया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि चूंकि उस समय डॉबेराइनर को लगभग कितने तत्व ज्ञात थे? 30 तत्व ज्ञात थे, और इन 30 तत्वों में मात्र 9 तत्वों का ही वर्गीकरण किया गया, ताकि पता चल सके कि किस तत्व का गुणधर्म दूसरे तत्व के समान है। ठीक है? तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि 30 तत्व मात्र 9 ही तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। तो बाकी स्थित 21 तत्व क्या हो गए? ऐसे ही रह गए, उनका कोई वर्गीकरण नहीं हो पाया, जिस कारण से यह पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पहला डॉबेराइनर वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया कि इस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण करने के बारे में सबसे पहले सोचा। ठीक है? अब इसी के आधार पर अगले वैज्ञानिक है जॉन न्यूलैंड्स। तो नेक्स्ट है जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने संस्कृत के सा रे गामा पा धा नी, अष्टक क्या होता है संस्कृत का? आप लोग जानते होंगे, सा रे गा मा पा धा नी। नी के बाद वापस क्या आएगा? सा आएगा, फिर सा रे गा मा पा धा नी। इसका मतलब क्या हो रहा है? 8 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। इसके आधार पर उन्होंने अपने वर्गीकरण का नाम दिया
अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी उस समय तत्व ज्ञात थे उनका क्या किया, एक वर्गीकरण किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। संगीत का अष्टक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। आठवां कहां पे आएगा, वापस सा पे आएगा। इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को बैठाया। वो तत्व थे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस मतलब लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ है। उसके बाद कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक और सेलेनियम। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जितने तत्व ज्ञात थे उसमें कुछ तत्वों को इस तरीके से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, वो किस प्रकार से वर्गीकृत कर पाए, तत्वों को एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर पाए जिनका गुणधर्म क्या था, समान था। तो समझिएगा, न्यूलैंड्स ने यह बताया कि जैसे मान लेते हैं पहला तत्व है, ये कौन सा तत्व है, पहला है। अब इसका आठवां कौन होगा, तो ऐसे बढ़िए हॉरिजॉन्टली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये कौन सा तत्व हो गया, आठवां। तो हाइड्रोजन का आठवां तत्व कौन है, फ्लोरीन। ठीक है। अर्थात हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो गुणधर्म होगा वो दोनों क्या होगा, समान होगा। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन भी अधातु है और फ्लोरीन भी क्या है, अधातु है, ताकि गुणधर्म क्या दोनों का समान है। उसी प्रकार से अगर हम लिथियम को मान लेते हैं पहला धातु है, तो ये हो जाएगा लिथियम के लिए दूसरा धातु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो लिथियम को अगर पहला मानते हैं, आठवां कौन आएगा, सोडियम। इसका मतलब लिथियम और सोडियम का जो गुणधर्म है क्या है, वो समान है, क्योंकि पहला आठवां क्या हो रहा है, एक दूसरे पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि गुणधर्म क्या है, समान है। उसी प्रकार से आइए यहां पर नाइट्रोजन को अगर हम पहला तत्व मानते हैं तो फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, उसके लिए आठवां हो जाएगा। कैसे आठवां होगा, ये पहला है तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस गुणधर्म क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अधातु हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन अगर पहला होगा मान लिया, तो इसका आठवां कौन होगा, सल्फर होगा। दोनों गुणधर्म क्या है, समान है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है, आपका अधातु है। दोनों दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया। अगर हम फ्लोरीन को पहला तत्व मानते हैं तो आठवां कौन हो जाएगा, इसके लिए आठवां हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा,
है कि नहीं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का गुणधर्म क्या है, समान है, दोनों अधातु हैं। अगर सोडियम को पहला मानिएगा, आठवां क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम को पहला मानिएगा, आठवां कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूलैंड्स ने संगीत के अष्टक पर क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ कुछ इसमें कमियां भी थी। कमियां इसमें क्या हो सकता है, उसको देखेंगे हम लोग। कमी के बारे में बात किया जाए तो यहां पर जो पहला कमी है उसको देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, दोनों अधातु हैं, नॉन मेटल है। लेकिन फेरस क्या, लोहा क्या है, धातु है। तो क्या धातु को अधातु वाले कॉलम में रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि यहां पर अगर अधातु आता तब ये रूल क्या हो जाता, काम कर जाता। क्योंकि सल्फर को पहला मानेंगे तो क्या फेरस आठवां जो इसका आएगा, दोनों का गुणधर्म समान है, नहीं है। सल्फर अधातु है, फेरस क्या है, धातु है। तो यहां पर क्या हो गया, अष्टक नियम क्या होने लगा, फेल होने लगा। कुछ तत्वों को उनके साथ रखा गया जिनके गुणधर्म समान नहीं हो रहे थे। ठीक है। वैसे ही आगे देखिएगा, कॉपर तथा निकेल है। चलिए दोनों का क्या है, गुणधर्म समान है, धातु है। सॉरी, कोबाल्ट तथा निकेल है, दोनों गुणधर्म क्या है, समान है। लेकिन कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ होना चाहिए था, फेरस के साथ। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लौह चुंबकीय धातु कौन कौन से हैं, फेरस, निकेल और कोबाल्ट। ये क्या है, तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीनों गुणधर्म समान होगा। तो कॉपर और निकेल तो एक साथ रहे हैं, लेकिन क्या फेरस साथ में है, नहीं है। अगर यहां पर फेरस होता तो इसका गुणधर्म क्या होता, समान होता। तो यहां पर क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। जिसको साथ में रहना चाहिए था वो साथ में नहीं है। ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, तीसरा ड्रॉबैक ये था कि आपको पूरा इस टेबल में क्या कहीं भी अक्रिय गैस नजर आ रहा है, तो अक्रिय गैस पूरे टेबल में नहीं है। अर्थात न्यूलैंड्स को पता ही नहीं था कि उनके जो आसपास का पर्यावरण है, जो आपका अर्थ है, अर्थ मेटल है, उसमें कहीं भी अक्रिय गैस नहीं है, या आपके वायुमंडल में वो कहीं नहीं है। तो उनको अक्रिय गैस के बारे में पता ही नहीं था, जिस कारण से अक्रिय गैस न होने के कारण ये क्या होने लगा, धीरे धीरे फेल होने लगा। क्योंकि उसमें अक्रिय गैस तो मौजूद थे, उनको पता ही नहीं था उसके बारे में। और चौथा ड्रॉबैक ये है कि जॉन न्यूलैंड्स को ऐसा लगा कि उनको 56 तत्व की जानकारी है। ठीक है। तो इसके बाद कभी भी और दूसरे तत्वों की खोज नहीं हो सकती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई वैज्ञानिक को जितना तत्व उनको ज्ञात होगा उतना ही तत्व प्रकृति में होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक हमें कितने तत्वों की जानकारी है, 118 तत्वों की जानकारी है। इनको कितना पता था, मात्र 56 तत्व ही ज्ञात थे। जिस कारण से तीन चार ड्रॉबैक के कारण, कमियां के कारण न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। ठीक है, क्लियर यहां तक।
पहला कौन था? डॉबे राइनर का ट्रिक नियम। दूसरा कौन वैज्ञानिक थे? न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड्स। उनका क्या नियम था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो क्या अष्टक नियम फेल हो गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फेल था? नहीं, क्योंकि ये डॉबे राइनर का ट्रिक नियम का क्या था? डेवलपमेंट था, विकास क्रम था। अब इनके बाद एक नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का और अच्छे से क्या किया? प्रयास किया। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? मेंडलीफ। इसके बाद जो तीसरे वैज्ञानिक आए उनका नाम था दमित्री मेंडलीफ, जो कि रशिया के क्या थे? वैज्ञानिक थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी को भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, जो टेबल है मेंडलीफ के आवर्त सारणी काफी बड़ा है, इसे आपको समझाने के लिए मैं जो कुछ पोर्शन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे तत्व इंक्लूड किए गए हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, और एक बड़ा सा नीचे टेबल है और लास्ट क्या है? ऑस्मियम, इर्टियम और प्लैटिनम। तब यहां पर मेंडलीफ ने क्या किया? जो भी तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अपनी आवर्त सारणी बनाई। क्यों बनाई? ताकि जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक साथ क्लबिंग किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन क्या है? क्रिय गैस है, तीनों एक ही कॉलम में है कि नहीं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों धातु हैं, एक ही कॉलम में है।
सही हो गया, यहां भी सही हो गया। यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तीनों धातु हैं, एक ही जगह है, ये भी सही है। और भी देख सकते हैं आगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके धातु हैं, धातु हैं। लेकिन यहां पर क्या आ गया, वैनेडियम जो कि अधातु है, ड्रॉबैक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है आपका फेरस, कोबाल्ट और निकेल। तो मैंने अभी बताया तीनों क्या थे, लौ चुंबकीय पदार्थ थे, लौ चुंबकीय तत्व थे, धातु थे। तीनों कहां पर है, एक जगह है। तो दमित्री मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें बहुत सारे तत्वों को एक साथ रखा गया ताकि उनके गुणधर्म क्या हो, समान हो सके। धातु धातु के साथ रखा गया, अधातु किसके साथ रखा गया, अधातु के साथ। लेकिन कहीं कहीं यहाँ प्रॉब्लम, धातु के साथ क्या आ रहा था, अधातु के साथ क्या आ रहा था, धातु आ रहा था, ये उनका ड्रॉबैक हुआ। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा, ओस्मियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना है, 194। इरिट्रियम का कितना है, 192। प्लेटिनम का कितना है, 195। तीनों ने क्या किया था, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास किया था। लेकिन यहां पर देखिएगा कि जो भारी तत्व है वो पहले रखा गया है, और जो हल्का तत्व है कहाँ रखा गया, उसके बाद रखा गया है। ताकि ऐसा किया गया ताकि इरिट्रियम के ऊपर में जो तत्व होगा उसका गुणधर्म क्या हो, समान हो। ओस्मियम के जो ऊपर में तत्व हो उसका गुणधर्म क्या हो, समान हो। तो कहीं कहीं जो हल्के या कम द्रव्यमान वाले तत्व थे वो ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व के बाद रखे गए। सेन का नियम क्या हो गया, जो पोस्टुलेट था कहीं कहीं क्या हुआ, ये फेल हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन को इनके आवर्त सारणी में नियत स्थान नहीं दे पाया गया। जैसा आप देखें, हाइड्रोजन क्या है, अधातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है आपका, धातु। तो क्या अधातु धातु के साथ रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहां को एक प्रॉपर स्थान नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारण से मेंडलीव की आवर्त सारणी भी क्या होने लगी, धीरे धीरे फेल होने लगी। लेकिन कहा जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का ही क्या है, वो अपडेटेड वर्जन है। क्लियर है। तो आपको ये टेबल याद नहीं रखना है, ना ही आपको ये वाला टेबल याद रखना है। आपको सिर्फ क्या जानना है, कॉन्सेप्ट जानना है कि क्या इसके प्रोस थे और क्या इसके कॉन्स थे या ड्रॉबैक थे। चलिए, तो 3 हो गया। पहला कौन थे वैज्ञानिक, डॉबे राइनर। दूसरा वैज्ञानिक कौन थे, जॉन न्यूलैंड, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। और रशिया के वैज्ञानिक कौन थे, दमित्री मेंडलीव। इन तीनों में कॉमन क्या था, इन तीनों में एक बात कॉमन थी कि तीनों ने जो वर्गीकरण किया वह किस पे आधारित था, वह आधारित था परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चाहे वो डॉबेराइनर हो, चाहे वो आपके जॉन न्यूलैंड्स हो, चाहे वो आपके दमित्री मेंडलीव हो, सबने क्या यूज किया, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैसे बढ़ते क्रम में। अब जो हम लोग आगे आने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बनाया था। और हेनरी मोजले ने क्या बताया
कि हेनरी मोजले क्या ने कहा कि जो आवर्त सारणी बना है वह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं है, बल्कि वह परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम है। तो हेनरी मोजले ने क्या कहा कि जो तत्व हैं उन तत्व का परमाणु संख्या है उनको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तब क्या होगा, जितने भी तत्व हैं उनमें समान तत्वों का एक जगह पर क्या हो जाएगा, क्लबिंग या वर्गीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो कौन है आपके हेनरी मोजले। किस पे आधारित था, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित था। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब ये जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुछ आपको फैक्ट जानने हैं। जैसे आवर्त, आवर्त किसे कहते हैं, आवर्त कहते हैं जो भी आपके तत्व हैं उनको हॉरिजॉन्टली रूप से व्यवस्थित किया गया है। जैसे एक मिनट, चलिए यह है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, टॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको कहाँ तक याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 से लेकर 30 तक, 30 कहाँ तक, जिंक तक। ठीक है, और ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ क्या है, आवर्त है, और इसमें क्या है, कुछ वर्ग हैं। ठीक है, तो अगर हम आवर्त की बात करें तो जो आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेंस क्या कहेगा, आवर्त। तो अगर पहला आवर्त की बात करें तो ये हो गया ब्लू वाला पहला आवर्त, ब्लू मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहले आवर्त में कौन कौन एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम।
ठीक है। दूसरा आवर्त की बात करें तो ये हो गया आपका दूसरा आवर्त। तो दूसरे आवर्त में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तीसरा आवर्त की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वगैरह आपका क्रिप्टन तक क्या है? चौथा आवर्त। तो टोटल आवर्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त या पीरियड है? 7, आपको याद रखना है। वहीं पर अगर वर्ग की बात करें तो टोटल वर्ग कितना है? 18। अच्छा, वर्ग किसको कहते हैं? जो भी आपका वर्टिकल लाइंस है वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो ये पहला वर्ग है। पहले वर्ग में क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर हम तीसरे की बात करें, सॉरी दूसरे की बात करें तो दूसरे वर्ग में कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो जो आपके इस तरीके से कॉलम है, वर्टिकल लाइंस है, वो क्या कहलाता है? वर्ग। और जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या कहलाता है? आपका आवर्त। ठीक है। अगर हम लास्ट की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। इसके जो क्या है? अन अन यूनोक्टियम। ये सारे क्या है? आपके वर्ग 18 के एलिमेंट हैं। इसके बगल वाला क्या है? हेलोजन ग्रुप है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये क्या है? आपके 17 वर्ग का सदस्य हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, क्रमवार। उसके बाद पहला ग्रुप, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। इसको याद रखिएगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? कैसे याद रखते हैं? जैसे को निमोनिक्स होते हैं, हा लीना कर रब से फरियाद। ठीक है, हलीना का रब से फरियाद। इसका क्या होगा? बेरिलियम, MgCa, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। है कि नहीं? ऐसा आप याद कर सकते हैं। इसके बाद बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसके बाद काशी जाने से ना पंडित बनोगे। उसके बाद नाना पापा आंटी सब बीमार। उसके बाद ओसो से टीपो। इसे याद रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। बस ये था। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ऐसा भी याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने अभी क्या बताया? तो हमने अभी बताया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की जो संख्या है वह है टोटल कितना? 18। वहीं आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या है आवर्त की संख्या है 7। ठीक है। तो यहां पर वर्ग को क्या कहेंगे? वर्ग को कहते हैं ग्रुप, और आवर्त को क्या कहते हैं? आवर्त को कहते हैं हम पीरियड। तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है प्रतिनिधि तत्व। ठीक है। अब समझते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या है। वापस आते हैं इस पे। देखिए यहां पर
जो आपका पहला और दूसरा है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों वाला, ये कहलाता है एस ब्लॉक के एलिमेंट। उस पर इधर आइए, जो पूरा ब्लू टाइप का दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे क्या है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अच्छा, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है पहले दूसरे में, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें फिल करेगा जाकर? एस उपकक्षा में जाकर भरेगा, जिस कारण से क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व। ये जो आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं, क्यों पी ब्लॉक के तत्व कहे जा रहे हैं? क्योंकि सब सारे एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा वो कहाँ भरेगा जाकर? पी उपकक्षा में जाकर भरेगा। ये सारे क्या है? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। बीच वाला जो आपको दिख रहा है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वो क्या है? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें फिल होगा जाकर? डी उपकक्षा में जाकर भरेगा। और इन्हीं में से, डी ब्लॉक में से, दो कॉलम निकाल लिया गया, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उन्हें कह दिया गया क्या? एफ ब्लॉक। तो ये भी एफ, ये क्या है आपका नीचे वाला पूरा एफ ब्लॉक है। अब यहां पर देखिएगा कि वर्ग, यहां पर देखिएगा परमाणु संख्या 57 से लेकर परमाणु संख्या 71, अर्थात लैंथेनम, सीरियम, क्या है आपका? प्रेसिडाइयम से लेकर कहां तक आपका? ल्यूटेटियम, ये सारे क्या है आपके? लैंथेनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। कहां से निकाले गए हैं? यहां से 57 से लेकर 71 से। तो ये क्या था? डी ब्लॉक से इसको बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि सारे क्या है आपके? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? वैसे तत्व जिनमें से अल्फा, बीटा और गामा कण साइमल्टेनियसली खुद ब खुद निकलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद 89 से लेकर 103। 89 क्या है नाम? एक्टिनम। 103 कौन सा है? लॉरेंसियम। तो एक्टिनम से लेकर लॉरेंसियम तक जितने भी तत्व हैं उन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज में तत्व कहां से कहां तक है? 89 से लेकर 103 तक। तो एक्टिनाइड सीरीज भी क्या है आपका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। टी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी क्या हो गया? आंतरिक संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व, टी ब्लॉक संक्रमण तत्व। तो लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक प्रतिनिधि तत्व। उसके बाद टी ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो पहला फैक्ट हो गया वर्ग और आवर्त के बारे में। दूसरा फैक्ट हो गया एस ब्लॉक पी ब्लॉक को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? और ए ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इसके अलावा जो आपका तीसरा फैक्ट है वह है लैंथेनाइड्स श्रेणी, जो मैंने अभी बताया था। लैंथेनाइड श्रेणी, तो लैंथेनाइड श्रेणी कहां से कहां तक है? 57 से लेकर 71 तक। एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कहां तक है? 89 से लेकर 103 तक। लैंथेनाइड श्रेणी क्यों कहा गया? पहला तत्व का नाम क्या है? लैंथेनम। तो लैंथेनम के आधार पर क्या नाम हो गया पूरे सीरीज का? लैंथेनाइड श्रेणी। उसी उसी प्रकार से पहला तत्व कौन सा है नीचे वाला? एक्टिनम।
तो एक्टिनम के आधार पर क्या हो गया पूरा एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, तो लैंथेनाइड श्रेणी परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक हो गया। और एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कहां तक हो गया, तो एक्टिनाइड श्रेणी हो गया 89 से लेकर 102 तक, हुआ कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, एक्टिनाइड श्रेणी परमाणु संख्या कहां से कहां तक है पूछा जा सकता है, और एक्टिनाइड श्रेणी परमाणु संख्या कहां से कहां तक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब एक और प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का आकार क्या होगा। क्या? वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तब परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे वर्ग संख्या 1 एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ग संख्या 1 में कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है कि नहीं। और भी नीचे है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो चार को हम लेते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1, लिथियम में कितना होगा, हा हे ली, ली मतलब 3, सोडियम का 11, यह कितना होगा 19, पग नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु है, परमाणु संख्या 1, तो परमाणु संख्या 1 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया परमाणु का नाभिक पहली कक्षा, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। क्योंकि मैंने कल बताया था कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वो उस तत्व का परमाणु संख्या। तो लिथियम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, पहली कक्षा में, ये पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी कक्षा में कितना होगा 1। चलिए इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 और 3s1, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 है तो दूसरी कक्षा में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, पहले में 2, दूसरे में 8, क्योंकि 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और तीसरे में 1 हो गया। अब देखते हैं पोटेशियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया 6 4 10, कितना हो गया इसका 4s1 4s1, जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। तो सॉरी, तो पहली कक्षा में कितना होगा 2, दूसरी कक्षा में 6 + 2 8, तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और चौथे में कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
तो आपका जो पहली कक्षा है उसमें 2 हो गया, उसमें दूसरे में हो गया 6 + 2 8, तीसरे में हो गया 6 + 2 8, चौथे में कितना हो गया आपका, चौथे में कितना हो गया 1। तो हम ये बना क्यों रहे हैं, परमाणु का या कोई तत्व का उसका परमाणु का स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, परमाणु की संरचना क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तब परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, इसके त्रिज्या की बात करें, इसका त्रिज्या इतना होगा, इसका थोड़ा और बड़ा हो गया, इसका और बड़ा हो गया, इसका सबसे ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं। तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं परमाणु का त्रिज्या बढ़ रहा है। अतः हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है। क्या होगा आपका, बढ़ता है। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका बेरियम, ठीक है, कार्बन, और तीसरा है आपका फ्लोरीन। तो बेरियम का परमाणु संख्या कितना होगा, 4। कार्बन का कितना होगा, 6। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होगा परमाणु संख्या, 9। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2। स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, एक समझने वाली बात है कि जैसे सब में कितनी कक्षाएं हैं, 2 ही कक्षाएं हैं, क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये तीनों किस आवर्त के एलिमेंट हैं, दूसरे आवर्त के एलिमेंट हैं। दूसरे आवर्त के एलिमेंट हैं, उनमें कक्षाओं की जो संख्या होगी, टोटल कक्षाओं की संख्या कितना होगा, 2 ही होगा। पहला आवर्त में कक्षा की संख्या 1 होगा, दूसरे आवर्त के सभी एलिमेंट में कक्षा की संख्या 2 होगा, तीसरे आवर्त में सबके लिए कक्षा की संख्या कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार से 4 5 6 और 7। अब इसको देखिएगा, ये जो बाहरी कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 4 है, 1 2 3 और 1 4। इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा
कि चूंकि यहां पर नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो प्रोटॉन है वह इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होगा तो थोड़ा सा कक्षा क्या होगा, सिकुड़ेगा, हल्का सा सिकुड़ेगा। यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, खींच रहा है ये। तो यहां पर खिंचाव चारों तरफ से हो रहा है, यहां भी 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 हो रहा है। जब चारों तरफ से दबेगा तो कक्षा क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन खींचेगा इसको, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर। तो यहां पर चारों तरफ से, हर तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचा रहा है, प्रोटॉन की तरफ खींचा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। चारों तरफ से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कक्षा क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा खिंचाव होगा उतना ज्यादा कक्षा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि खिंचाव ज्यादा होगा तब कक्षा का जो आकार हो जाएगा, क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो सिकुड़ेगा वो। जिस कारण से आप देख सकते हैं कि कक्षा की संख्या तो सब में समान है, 2 ही है टोटल, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है। सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इससे बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है। और इससे बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि प्रोटॉन के द्वारा खींचे जा रहे हैं। सिंपल याद रखना है, खिंचाव जितना ज्यादा होगा प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही कक्षा का आकार छोटा होते जाए। निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यहां पर तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखिए बेरिलियम, बेरिलियम होगा। इसके बाद कौन होगा इससे छोटा, कार्बन। और सबसे छोटा कौन होगा आपका, क्लोरीन। क्लोरीन सबसे छोटा, इससे बड़ा कार्बन, इससे बड़ा बेरिलियम। तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। इसको लिख लीजिए, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। जबकि जबकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। यह स्टेटमेंट आपका पूछा जा सकता है एईडीओ के एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया होगा यहां तक, देखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आयनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी कक्षा के, किसी भी बाहरी कक्षा से किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में
जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस तत्व का क्या कहलाता है, आयनीकरण क्षमता या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है फिर समझते हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस तत्व का आयनीकरण क्षमता या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है। तो अब समझते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब आयनीकरण क्षमता बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। वापस आते हैं उसी फिगर पर, इस पर। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसके लिए बाहरी कक्षा कौन सी हो गई, यही है। यहाँ पर आपका क्या है, इसका बाहरी कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दूसरी कक्षा में है, ये तीसरी कक्षा में है, और ये चौथी कक्षा में। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन के बीच में दूरियां बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कमजोर होगा, है कि नहीं। यहाँ पर प्रोटॉन है नाभिक में, और यहाँ पर क्या है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। दूरी कम है, आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। यहाँ प्रोटॉन है, थोड़ा सा दूरी बढ़ गया, बाहरी कक्षा में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, दूरियां बढ़ गया, आकर्षण बल कम हो जाएगा। दूरी और बढ़ गया, आकर्षण बल और कम हो जाएगा, और यहाँ से दूरी और बढ़ गया बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के बीच में, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स और कमजोर होगा। जितना आकर्षण बल कम होता है उस इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से निकालना उतना ही आसान होता है। जितना आसान होगा उतना आयनीकरण क्षमता क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसको बाहर निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह कम होगी। तो समराइज क्या करेंगे कि जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, जिस कारण से आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस तत्व का आयनीकरण क्षमता क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं इस पे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण क्षमता क्या होती है, घटती है। परमाणु का आकार बढ़ेगा लेकिन आयनीकरण क्षमता घटेगा। तो परमाणु का आकार और आयनीकरण क्षमता एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तब आयनीकरण क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। देख लेते हैं क्या होगा। यह है आपका आवर्त, दूसरा आवर्त का एलिमेंट है बेरियम, कार्बन और फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम बेरियम, कार्बन और फ्लोरीन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, हमने क्या देखा था, खिंचाव ज्यादा हो रहा था, सिकुड़ रहा था, परमाणु का आकार छोटा हो रहा था। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तभी तो ज्यादा सिकुड़ रहा है, तभी तो आकार छोटा हो रहा है। यहाँ पर आकर्षण बल कम है तो अब कम सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पर आकार कम छोटा हो रहा है। तो आकर्षण बल ज्यादा है, तो आप बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। जितना मुश्किल होगा उतना ही ज्यादा हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसका आयनीकरण क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। अर्थात समराइज करेंगे हम यहाँ पर, समराइज करेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं आयनीकरण क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। ये स्टेटमेंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है। परमाणु का आकार और आयनीकरण क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमाणु आकार बढ़ेगा, आयनीकरण क्षमता घटेगा। परमाणु का आकार छोटा होगा, आयनीकरण क्षमता बढ़ेगा।
क्लियर यहां तक फैक्ट? चलिए एक और फैक्ट देख लेते हैं। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है आपका, कभी कभी पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कहां पर है, अधातु कहां पर है और उपधातु कहां पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे क्या है आपके उपधातु। इसके इस साइड में नोबेल गैस को छोड़कर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है आपके? ये आपके हैं अधातु। ये आपके क्या है? अधातु। ये क्या है आपके? अक्रिय गैस। ये ब्लू वाला क्या है? उपधातु। उपधातु मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म होते हैं। अब बाकी जितना है सारे क्या है आपके? धातु हैं। क्लियर है? बाईं ओर धातु, बीच में उपधातु, उसके बाद अधातु, लास्ट में अक्रिय गैस। ये सारे भी क्या है आपके? धातु हैं। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। धन्यवाद।